मील के पत्थर में मैं आपको एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि 91th अमेंडमेंट 2003 में हुआ, जिसमें कि अटल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार रिकॉर्ड मिलीजुली सरकार है, 24 दलों की सरकार। मैं कहना चाहूँगा 24 अंडे लेकर कोई घर जाए तो 2-4 अंडे टूट जाएंगे, और 24 दलों की सरकार लेकर के कार्यकाल पूरा कर देना, 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, अटल जी ने ये सार्थक कर दिया कि उनका नाम अटल क्यों है। नाम की सार्थकता बता दी उन्होंने कि 5 साल का कार्यकाल, उस 5 साल के कार्यकाल में, जबकि आप जानते हैं मंत्रिपरिषद का आकार तभी बढ़ता है जब कोलिजन पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि सबों को खुश करने के लिए मंत्रिपरिषद में लेना होता है। लेकिन उनका दुस्साहस देखिए, उस सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 91th अमेंडमेंट किया और उसमें उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की। सरलतम शब्दों में मैं कहूँगा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और गवर्नेंस एक्शन है, तो ट्रक धीरे चलेगा और कार तेज चलेगी। सरकार का आकार कम कर दीजिए, सरकार का कार्य बढ़ेगा, तेज चलेगी सरकार। तो उन्होंने सरकार के आकार कम करने में जो प्रावधान किया कि निचले सदन के 1/15 1/15 से अधिक काउंसिल मिनिस्टर नहीं होगा। ये प्रावधान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मिलीजुली सरकार का नेतृत्व करते हुए, 24 दलों की सरकार का नेतृत्व करते हुए सरकार के आकार को सीमित करने का निर्णय लेना असाधारण नेतृत्व है, जिसको बुलाया नहीं जा सकता। इसे मैं मील का पत्थर मानता हूँ। इनफैक्ट अटल जी की एक बार 13 दिन की सरकार रही है जी, 13 महीनों की सरकार रही जी। अटल जी की सरकार एक वोट से भी गिर गई थी, एक वोट से गिर गई। इस तथ्य से एक और इंटरेस्टिंग बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी चुन के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सिनेरियो में अगर उनको एक वोट की ज़रूरत हो तो प्रधानमंत्री तो एक मूक दर्शक की तरह बन जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कोई वाकया है क्या हमारे इतिहास में? अटल जी की सरकार 1999 में जब गिरी थी, केवल एक मत से गिर गई थी, एक मत से गिर गई थी, और इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था कि इंडिया में संख्यात्मक लोकतंत्र है, मूल्यात्मक लोकतंत्र नहीं है। अगर मूल्यात्मक लोकतंत्र होता तो एक मत से सरकार गिराने के पहले विपक्ष ने एक बार अवश्य सोचा होता कि मिड टर्म इलेक्शन स्पीड ब्रेकर ऑफ इकोनॉमी होता है। 1996 में जनरल इलेक्शन हुआ था, 1998 में मिड टर्म इलेक्शन हो चुका था, 1990 में फिर उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन थोप दिया, जबकि देश आर्थिक संकट से निकला था। तो आप सोचिए, इसको संख्यात्मक लोकतंत्र कहेंगे। जैसा आपने जो दूसरा प्रश्न दिया कि राज्यसभा से, सबसे पहले श्रीमती गांधी आई थी राज्यसभा से 1966 में। उस समय मोरारजी देसाई ने यह प्रश्न उठाया था, क्योंकि मोरारजी देसाई लोकसभा से थे और वो निकटतम प्रतिद्वंदी थे। ऐसा लगा था कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में उठाया गया प्रश्न है, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि सही में जब राज्यसभा से प्रधानमंत्री को लिया जाता है, श्रीमती गांधी को लिया गया, एच डी देवेगौड़ा को लिया गया, आई के गुजराल को 1997, एच डी देवेगौड़ा 1996 में, आई के गुजराल 1997 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में। राज्यसभा से प्रधानमंत्री के लिए जाने पर संविधान में कोई रोक टोक नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 75 में कहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, वो प्रधानमंत्री लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से होंगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये संवैधानिक सत्य है, राजनीतिक सत्य यह है जो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ एंड पॉलिटिकल ट्रूथ, कि पॉलिटिकल ट्रूथ ये है कि अगर राज्यसभा से आप प्रधानमंत्री को लेते हैं तो वो सरकार एक मत की आवश्यकता, जैसे वो तो सौभाग्य की बात है कि अटल जी उस समय लोकसभा के थे, फिर भी वो नहीं बचा पाए। और आप सोचिए, उससे भी बुरी स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो, उनकी सरकार को एक मत की आवश्यकता हो और वो प्रधानमंत्री मूक दर्शक बना रह जाए। इसलिए ये आज भी विवाद का प्रश्न है। इट्स अ हाईली डिबेटेबल इवेंट टुडे दैट प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी टेकन फ्रॉम लोकसभा, ही शुड नॉट बी अपॉइंटेड फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन मैं बिना नाम लिए कहना चाहूँगा कि राज्यसभा से असाधारण व्यक्तियों को लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसका ये आशय नहीं था कि जो लोकसभा में निर्वाचन हार जाएं उन्हें आप राज्यसभा के माध्यम से ले आइए। इसे बैकडोर एंट्री इनटू द गवर्नमेंट कहेंगे।